हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लोग बेसिकली जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जितने आपको उसमें राज्य आते हैं, जो आपको पूर्वी उत्तर भारत में आपको जितने राज्य आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपका जो स्पेशल जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है, जीके है, और इसके अलावा इवन जो इसमें करंट अफेयर उसको भी आगे डील करेंगे। तो ये पूरा सीरीज जो अगर देखा जाए तो जनरली इसमें हमको जितने भी, चाहे आपको असम है, ठीक है, इसके अलावा मणिपुर है, तो उसमें आपको उसका इतिहास कैसा रहा, हिस्ट्री कैसा रहा, इसके अलावा उसकी ज्योग्राफी कैसी रही है, पॉलिटी भी हम लोग देखेंगे। तो वन बाई वन सारी चीज़ों को देखने वाले, बट ये हमारा पूरा सीरीज होने वाला है जिसमें तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें। अब जो इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन आपका आता है वो हिस्ट्री वाला आता है, एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी भी उसका हम लोग देखते हैं। सो हिस्ट्री वाले में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग पूरे लेक्चर पे आएंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये जो पूरा आपका सीरीज है, ये जो पूरा लेक्चर है, इसको कौन कौन रेफर कर सकता है, ठीक है। सो अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो, ठीक है, चाहे आप असम में हो, मणिपुर में हो, नागालैंड में हो, अरुणाचल में हो, कोई भी स्टेट में हो, वहाँ पे रह रहे हो, सिक्किम में रह रहे हो आप, ठीक है, मिजोरम में हो, त्रिपुरा में हो, सो वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनका जो हिस्ट्री है वो एकदम कॉमन सा हिस्ट्री देखा जाता है। आपको असम से स्टार्ट होता है आपको, फिर उसके बाद अगर देखा जाए, इवन अगर हम लोग जब स्टोन एज भी देखेंगे या फिर आपको उसके बाद भी कोई हिस्ट्री उसका इतिहास देखते हैं, सो इंटरलिंक है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि उसको आप सेपरेटली पढ़ लोगे, असम को अलग से पढ़ लोगे, अरुणाचल को अलग से पढ़ लोगे, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई बाउंड्री डिमार्केशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो उस टाइम पे आपको इतिहास लिखा जा रहा था तो आगे जाके अरुणाचल बन जाएगा, ये आपका असम बन जाएगा, ये मणिपुर बन जाएगा, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस इतिहास एकदम कॉमन हिस्ट्री था उस टाइम पे आपको। हाँ, अलग बात है वहाँ पे आपको अलग अलग जनजाति है, अलग अलग ट्राइब्स है, तो उनकी अलग अलग से जो है वो चीज़ें है, कल्चर है अलग है, उनका हिस्ट्री अलग है, तो उनको अलग से देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेक्चर उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्जाम टीजीटी हो सकता है, चाहे आप वहाँ का जो आपका स्टेट एग्जाम हो सकता है, आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, यहाँ पे वहाँ पे फिर स्टेट जो एसएससी एग्जाम होता है, तो जितने भी एग्जाम है सबके लिए आपको खासकर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ का हिस्ट्री आपको जानना बहुत जरूरी है ना। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका आता है कि इसमें अगर ये लेक्चर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना यहाँ पे, दिक्कत ये आता है कि हमारे पास रिलायबल सोर्सेज नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको, इतिहास में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है। इवन अगर आप राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती है, पैराडॉक्स होता है, अपने आप में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। उसमें कोई कुछ बोल रहा है, किसी का जो है वो, कोई स्कॉलर जो है, कोई हिस्टोरियन इसको लेके कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। इवन आपका जो क्रोनोलॉजी है, डिवीजन ऑफ टाइम्स है हिस्ट्री में, अगर आपने देखा है तो एनसीईआरटी रिवाइज किया गया, बहुत सारी चीज़ें बदली गई है। सो इवन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे भी यही सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। कुछ क्रोनोलॉजी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा, कोई बोल रहा है कि यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, तो कोई बोल रहा है वहाँ से हुआ था, ठीक है। सो वो कंट्रोवर्सी तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि हमें रिलायबल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के जाना होता है, इधर उधर की जो चीज़ें देख के नहीं जानी होती, क्योंकि एग्जाम में आप फिर वहाँ पे गलत हो जाओगे। तो हम वो सारी चीज़ों को एकदम जो है वो रिसर्च करके चीज़ों को लेके आ रहे हैं। फालतू चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास वाली हमारी चीज़ें चलने वाली है। नो, यहाँ पे स्टार्ट करते लेक्चर, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई, बट ये आपका इंस्ट्रक्शन था, डिस्क्लेमर था, जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ सबसे पहले जो चीज़ आती है, ये आती है आपको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ईस्ट स्टेट है आप इंडिया का। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है हम लोगों के लिए, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो अच्छी बात है, आपको पता होगा कि जो है पूरे जो पूर्वी उत्तर राज्य हैं उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, वो जो चाहे आपको वेस्टर्न इंडिया से है, चाहे आपको साउदर्न इंडिया से है, चाहे ईस्टर्न इंडिया से है, तो उनको वो क्लैरिटी होती ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि सब एक ही जगह, एक ही सब मिक्स होगा, उनको ऐसा लगता है कि एक ही मतलब पूरा एक ही, उनको पूरे जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य मतलब एक राज्य होता होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, 7 सिस्टर 1 ब्रदर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, ठीक है, 7 सिस्टर है और एक ब्रदर जिसको सिक्किम को बोला जाता है। सो ये कंप्राइज होता है आपको कौन कौन से एरिया में आता है, 8 स्टेट है आपका, ठीक है, 8 राज्य से बना हुआ अरुणाचल है, जो वहाँ से है, मुझे पता है बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको लग रहा है मैं बेसिक सी बातें बता रही है, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना। असम है, मणिपुर है, मेघालय है आपका, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है एंड सिक्किम है, ठीक है। तो ये आपको 8 के 8 राज्य हैं। नाउ हैज अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री शेप्ड बाय अ डाइवर्स इथनिक ग्रुप्स, कल्चर एंड जो आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बिलो इज समरी ऑफ की हिस्टोरिकल फेजेस। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री है, अब बहुत ही यूनिक कल्चर है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जाओगे, चाहे अरुणाचल चले जाओ, एकदम यूनिक कल्चर, यूनिक हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत जोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ही रिच है वो लोग, बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है उनके पास, बट हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। और वही सारी चीज़ों को हमें क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर के थ्रू, ये पूरे सीरीज के थ्रू हम पूरे इतिहास को, पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और जो है वो उसको एकदम
जीवित रूप में देखेंगे, लिविंग हिस्ट्री को एकदम जीवित रूप में, ऐसा नहीं कि एकदम सो रहे हैं, ठीक है, नींद आ रही है, ऐसे नहीं देखने वाले, एकदम जिंदा कहानी होता है ना जिसको, जब हम लोग जिस चीज़ को जीते हैं वैसे देखने वाले। तो हिस्ट्री में आपको अपने आप को वहाँ पे जिंदा रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, रीडिंग करते जाओ, बट आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। सो हम लोग जिंदा होकर देखने वाले हिस्ट्री को, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ स्टेट, ईस्ट स्टेट की, ठीक है, 8 का 8 जो आपको राज्य है, जब उसकी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो हिस्ट्री का एक आपका होता है कि हमने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ की हिस्ट्री को भी देखने वाले। सो आपका 3 पार्ट होता है, प्री हिस्ट्री 1, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री, ये मैंने आपको हिस्ट्री का जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था, प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड इज हिस्ट्री। देखो ये सब ना बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, बिना बेसिक के आप एडवांस नहीं समझ सकते हो। तो प्री हिस्ट्री जनरली आपका वो हिस्ट्री है जो हमारा कौन सा है, स्टोन एज वाला है, स्टोन एज। अब देखो प्री हिस्ट्री में जनरली लिखने की परंपरा, ठीक है, राइटिंग जो है वो आपका स्टार्ट नहीं हुआ था। कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, बट कैसे बात करते होंगे, मे बी सिंबल साइन के फॉर्म में यूज करते होंगे, ठीक है, ये पेंटिंग ड्रॉ कर देते होंगे, तो बात लिखने की जो है ना वो प्रोसेस आपका ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। प्री हिस्ट्री में बस आपको एग्जाम्पल, उदाहरण से ही चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएगा। प्री हिस्ट्री में जनरली आपको याद रखना है स्टोन एज, ठीक है, जिसको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक बोलते हैं। ना प्रोटो हिस्ट्री अगर बोला जाए तो इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डेवलप हो गया था, ठीक है, लोग एक दूसरे से बात करते थे, लोग लिखते भी थे, ठीक है, वो लिखते थे, स्क्रिप्ट्स थी उनकी, वॉस्टोफोरन बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो आज तक डेसिफर नहीं हुआ है, वो हमारे समझ के परे है, अपने आप में क्या है, मिस्ट्री है, तो वो आपको प्रोटो हिस्ट्री में आ जाएगा। फिर आपका आता है हिस्ट्री जो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखने की, जैसे वेद लिखा जाता है आपको, इसके अलावा मगध का है, ठीक है, फिर आप देखोगे तो मौर्य है, गुप्ताज है, ये सब आपको हिस्ट्री का हिस्सा हो जाता है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सब हिस्ट्री में आ जाएगा। तो ये तीनों हिस्ट्री याद रखना है। तो ऐसे ही आपको जो हमारा इधर 8 का 8 स्टेट है उनका भी हिस्ट्री इधर इधर ऐसा ही रहा होगा। और इनके इतिहास को पढ़ने के लिए, ठीक है, पूरे हिस्ट्री को समझने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को रेफर करते हैं। सो यही 3 चीज़ें, आपको 2 चीज़ें याद रखना, आपको 2 चीज़ है जो कि जिसके थ्रू हम लोग पूरे इतिहास को समझते हैं। और ये कॉमन सी बात है, चाहे आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ोगे, स्टेट हिस्ट्री पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो यही 2 चीज़ों के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, दूसरा हमारा क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जनरली आपको कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स वगैरह, जो भी आपका स्तूपास हो जाएगा, या फिर आपका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेम्पल है, वो सारी चीज़ें आपको किस में आ जाएगा, आर्कियोलॉजिकल में आ जाएगा। जब लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी अपने आप में 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक आपका होता है जो नॉन सेक्युलर है, ठीक है, जिसमें आपको धर्म वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक सेक्युलर है आपका, ठीक है, जिसमें आपको जनरली कुछ सेक्युलर में आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जिसमें रिलीजन से कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिलीजन से जुड़ा कुछ भी नहीं है। उसमें आपको जैसे बायोग्राफी हो सकती है, राजा के द्वारा कोई लिखा गया हो, उनके लिए कोई बायोग्राफी लिखा गया, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सेक्युलर में आ जाएगा, नॉन सेक्युलर में आ जाएगा। सेक्युलर में आपको क्या आ जाएगा, जो रिलीजियस टेक्स्ट हो जाते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जैसे सेविज्म से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर आपको वैष्णविज्म से रिलेटेड कुछ होगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। बुद्धिज्म तो इटसेल्फ नॉन सेक्युलर माना जाता है, बट ये याद रखना आपको सारी चीज़ें। इवन आपका जो ट्रेवलर अकाउंट्स है वो भी आपको नॉन सेक्युलर में आएगा, ठीक है। सो अब सारे नहीं होते, ठीक है। अब अगेन देखते हैं कि एंशिएंट जो है वो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है। सो 12th सेंचुरी तक इनका मेजर रोल है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज़, तो जब हम एंशिएंट कल्चर देखते हैं, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं, तो इनका अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कहाँ तक, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो आपको कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक रुका हुआ है, तो ये आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता ही नहीं आपको, इवन जो पूर्वी स्टेट है जैसे कि बिहार है आपका, वहाँ पे भी नहीं आ रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई रेफरेंस नहीं है। सो अब अगर देखा जाए हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इनका कनेक्शन है, ठीक है। स्टोन एज में आपको मिलेगा कुछ रेफरेंस, तो स्टोन एज में मैप से बस आपको देखना कि कहाँ कौन कौन सा है, तो ठीक है। सो अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज है, द रीजन वाज होम टू सेवरल ट्राइब्स एंड प्रैक्टिसेस एनिमिज्म एंड एंसेस्टर वर्शिप। सो आज भी अगर आप नॉर्थ में जाते हो, वहाँ पे स्टेट में जाओगे, चाहे आप अरुणाचल, नागालैंड कहीं भी जाओगे, मणिपुर या फिर असम में जाओगे, तो दे आर वेरी मच इंडल्ज इन नेचर वर्शिप। आज अगर देखा जाए तो हमारा जो हमारे पास अगर फॉरेस्ट है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में एरिया वाइज है, ठीक है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे, मिजोरम में है। एंड अरुणाचल में भी बहुत सारा फॉरेस्ट है। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको जंगल बहुत देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके लिए वो बस जंगल नहीं, हमारे लिए फॉरेस्ट है जहाँ से हम फर्नीचर ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, फूड्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। बट उनके लिए वो क्या है, डीटी है, उनके लिए एक जो है वो वर्शिप है, वो उनको
जो पूछते हैं, और जब जिस चीज़ को आप क्या करते हो, प्रे करते हो ना, जब प्रेज करते हो जिस चीज़ को, उस चीज़ को कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हो, हार्म नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नेचर वर्शिप जो है वो बहुत उस चीज़ को माना जाता है, ठीक है। नाउ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस शोज द नियोलिथिक सेटलमेंट स्पेशली इन मेघालय एंड मणिपुर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि ये आपका प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री में हमारे कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिलने वाला, कोई बुक नहीं मिलेगा, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा हमें। क्या मिल रहा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको पुरातात्विक बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अब वहाँ पे हो सकता है पॉटरी मिला होगा, ठीक है, हो सकता है आपको कोई केव मिला होगा, मेघालय में आपको बहुत सारे केव मिलते हैं, ठीक है। सो केव मिला होगा, गारो खासी जयंतिया हिल जो है वहाँ पे आपको केव मिला, गुफा मिला है। अब जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हमारा जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारा जो आपका पूर्वी राज्य है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपका सेटलमेंट था, ठीक है। कब से माना जा रहा है? न्योलिथिक से माना जा रहा है। और न्योलिथिक अगर देखा जाए तो ये आपका 6000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सो ये 10,000 से लेके आपको 10K से याद रखना, 10K, यहाँ कभी कभी 9K भी लिखा रहता है, तो इसके बीच के आसपास का टाइम पीरियड है जहाँ पे न्योलिथिक का आपको एविडेंस मिलता है। कहाँ से? मेघालय एंड मणिपुर से। सो आपको अगर पूछा जाएगा ना, कि अगर पूछा जाए कि तीनों स्टोन एज में से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो नियोलिथिक टिक करके आओगे, नियोलिथिक से आपको मिलता है इसका रेफरेंस। अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि बुर्जा, हम ये तो आपको कश्मीर का बता रही हूँ, बट इधर का अगर देखोगे तो इसमें आपको मोराक याद रखना, आपको डोला याद रखना है, सरतोरू याद रखना आपको, दाउजली, हार्दोंग है जो ये एरियाज कुछ ये है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं किस चीज़ के? नियोलिथिक टाइम के, ठीक है। सो नियोलिथिक से इनका कनेक्शन रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे रेड से बना हुआ पैलियोलिथिक, ग्रीन है मेसोलिथिक, और ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है वो नियोलिथिक है। तो आपको रेड और ग्रीन नहीं मिल रहा है। कहाँ पे? इस साइड नहीं मिल रहा है ना, इस साइड आपको कौन सा मिल रहा है? तो आपको ब्लू वाला नियोलिथिक मिल रहा है। सो नियोलिथिक टाइम से आपको सेटलमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस साइड में, तो ये याद रखना आपको। ना यहाँ पे आपको किंगडम्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे तो स्टोन एज हमने समझ लिया, स्टोन एज में आपको क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें पता हो। असम के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि असम जो एरिया मैंने बताया वहाँ नियोलिथिक में भी अगर देखा जाए तो मेघालय मणिपुर में भी मिल रहा है, बट असम में आपको ज़्यादा सेटलमेंट मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको रिपोर्टेड बाय द सर जॉन लुबॉक, ठीक है। सो अगर जब हम लोग स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, सो स्टोन एज के बारे में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ पैलियोलिथिक या स्टोन एज अगर पूछा जाए, इंडिया में सबसे पहले स्टोन एज के बारे में रिसर्च किसने किया था? तो सर जॉन लुबॉक ने किया था। ये कौन से टाइम पे किया था इन्होंने? 1867 में किया था। इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये मद्रास में आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसी से आपको वहाँ पे साइट भी ढूंढते हैं और उसी से पता चलता है कि भारत में भी आपको पैलियोलिथिक साइट थे, ठीक है। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ही आपको याद रखना कि मद्रास में इनका होता है काम, बट इसके अलावा आपको अदर स्टेट में भी उस टाइम पे शुरू हो जाता है, जिसमें आपको नाम याद रखना AH दानी, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है सवाल में पूछ दिया, ऐसे सवाल आपको आते हैं डिटेल में पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। सो AH दानी आपको 1960 में क्या करते हैं? मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ एन ईस्टर्न नियोलिथिक कल्चर डिवाइडेड असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब पूछा जाए पहले बार किसने आपको कोशिश किया कि पूरे तरीके से पूर्वी भारत जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में देखा जाए, नियोलिथिक सेटलमेंट कैसा रहा था। सो AH दानी है, ठीक है, जो कि आपको 1960 में 1960 में होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डिटेल स्टडी करते हैं किसका? ईस्टर्न स्टेट का, जिसमें नियोलिथिक पैटर्न को समझते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नियोलिथिक बार बार नहीं समझ में आ रहा क्या है? सो नियो का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब स्टोन। सो न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक बोला जाता है। इसमें जनरली आपको बस याद रखना है कि ह्यूमन सेटलमेंट आपका स्टार्ट हो गया था, लोगों का रहना सहना शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है VD कृष्ण स्वामी का। ये 1962 में क्या करते हैं? डिवाइडेड द इंडियन नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स इनटू 4 रीजन्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। फिर DC शर्मा भी आते हैं, ये सिस्टमेटिकली आपको स्टडी करते हैं नियोलिथिक मटेरियल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। एंड BK थापर, ये 1978 में ऑल्सो स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ Neolithic and divided the culture into 6 geographical zones. So अब देखो ये सब सारे कॉमन नाम है, हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया 3-4 ये चारों जिनका नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से, अब इसमें से हो सकता है कि एक ऐसा नाम दे दिया जाए कि जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से नहीं रिलेटेड थे, जिन्होंने स्टडी किया था कहाँ के पैटर्न को, ठीक है। सो ये नाम याद रखना, BK था पर आपको पक्का पक्का याद रखना। इन्होंने 6 जोन में पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डिवाइड कर दिया और उस जोन के हिसाब से इन्होंने नियोलिथिक स्टडी की थी। जो मैंने दाउजली हार्डिंग आपको बोला था, जो कि असम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन जब आप पूरा स्टोन एज आपने NCERT में पढ़ा होगा तो एक साइड जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पढ़ना होता है, असम से पढ़ना होता है, ये पूरे उधर से देखोगे उस रीजन से पढ़ना होगा, तो यही साइड आपको एग्जाम में आता है। तो ये वेल नोन साइट फॉर इंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट,
पूरे आपको पूर्वी जो भारत है यहाँ पे सबसे जो है मुख्य माना जाता है। सिचुएटेड इन दीमा हसाओ, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका असम में, वहाँ पे लोकेटेड है। लोकेशन इन अ लो हिलॉक हैविंग एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 फीट, ठीक है। डायरेक्टर इससे जो रिलेटेड है MC गोस्वामी, जिन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, कब 1961 से 63 के बीच में। तो नेम पूछा जाता है, ये याद रखना आपको। देखो यहाँ पे लोकेटेड है, ये दिख रहा है आपको मैप पे। अब देखो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, बस मैं आपको बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस यहाँ पे कौन कौन किस तरह के टूल्स मिले थे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरह के आपको टूल्स मिले थे। बस थोड़ा सा एक बार फिगर देख लो, और हो सकता है ड्रॉ करने के लिए, मीन्स के लिए अगर लिखोगे ना तो ये आप ड्रॉ करना पड़ता है आपको, इससे मार्क्स आप अच्छा ले सकते हो। तो ये अब एक दो बहुत सारे नाम है, सारे नाम नहीं याद रख सकते हो, तो जस्ट ओवरव्यू आप देख लो इसको, और इसमें कुछ डिटेल समझाने वाली नहीं है, ठीक है। ये टूल्स है जो कि आपको इस तरह के टूल्स वहाँ पे मिले हैं। जो आपको दार्जिलिंग खादिंग है, वहाँ पे जो पॉटरी है वो किस तरह के मिले हैं आपको, 3 वेराइटीज के पॉटरी मिले हैं आपको। इसमें आपको 595 पीसेज ऑफ क्वाड इम्प्रेस्ड पॉटरी है, ठीक है। स्टैम्प्ड डल वेराइटी है, फिर इसके अलावा ब्रिक रेड वेराइटी है। तो ये सब वेराइटी है, आपको याद रखना है कि किस तरह के मिले। टेक्निक आपको कौन सा यूज किया गया, आपको होल वेल्डिंग मेथड यूज किया गया। शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ, बहुत डिटेल में आपको नहीं पता होना चाहिए। अब अगर हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि वहाँ पे आपको न्यूलिथिक का क्या ऐसा कौन सा चीज़ें मिला है, ठीक है। सो पॉट्स मिला है, और पॉट्स में भी वेराइटी है जिसमें आपको इम्प्रेस्ड पॉटरी है, ठीक है, डल वेराइटी है, फिर ब्रिक से बना हुआ पॉटरी मिला है, एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट है। ये ऐसा नहीं कि पूरे एकदम प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं मिला, ये ब्रोकन है, टूटा हुआ है, जिसको एकदम जोड़ के देखा जा रहा है कि किस तरह का रहा होगा। उस पर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए उसे एनालाइज करने की कोशिश किया जा रहा है कि वो कौन से आपको पीरियड से रहा होगा, कौन से टाइम पीरियड से वो आपको रिलेटेड है ना। इसके अलावा पॉटरी के अलावा आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ मिले, जैसे कि एविडेंस ऑफ क्विंट्स एंड म्यूलर्स इंडिकेट द एग्रीकल्चरल फूड कंजम्पशन। तो लोगों का खाने का जो हैबिट था, फूड पैटर्न कैसा था, वो आपको म्यूलर्स और क्विंट से पता चला है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है यहाँ पे आपको रिकवर्ड किया गया, यूज ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टोरेज का अगर एविडेंस मिल रहा है, ग्रेन्स का एविडेंस मिल रहा है, इट मीन्स कि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर आपका काफ़ी फ्लोरिश रहा होगा। एंड स्टोरिंग का अगर मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन था, ठीक है, मार्केट सिस्टम भी रहा होगा, ठीक है। नाउ जेडाइट, ये स्टोन होता है जो कि आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ये ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डेट इसका किया जाता है आपको 1000 सीड। सो ये आपको मैंने स्टोन एज रिलेटेड जो कि आपको पूरे मेघालय, एक तो मणिपुर और दूसरा असम, याद रखना, यहाँ पे आपको चीज़ें मिली हैं। अब देखो बुद्धिज़्म तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली, क्योंकि बीच में आपका वैदिक टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा जो कि इंटरलिंक कर सके। एंड इवन बुद्धिज़्म से आपको याद रखना, बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस यहाँ पे था, ठीक है। सम रीजन पर्टिकुलरली, कौन कौन सा रीजन आपका, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। सो बुद्धिज़्म का भी डिफरेंट पार्ट था आपका। बुद्धिज़्म का अगर देखा जाए तो इससे पहले आपको वज्रयान था, ठीक है, महायान था, और इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है तिब्बतन बुद्धिज़्म। सो तिब्बतन बुद्धिज़्म अगर देखा जाए तो ये आपको बताना कौन से फॉर्म में आता है, कौन से फॉर्म में इसको रखा जाता है। सो ये याद रखना आपको। एंड द सम रीजन ऑफ पर्टिकुलरली कौन कौन सा, अरुणाचल एंड त्रिपुरा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मणिपुर में भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस है, असम में भी है, बट अगर पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए तो क्योंकि आपको कौन सा तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे, अरुणाचल में, तो यहाँ भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और जब बुद्धिज़्म आपको फैलाव होती है इसका, ठीक है, ये जब आपको बाकी स्टेट में जाता है तो तिब्बतन बुद्धिज़्म के फॉर्म में जाता है। एंड तिब्बतन बुद्धिज़्म आपको किससे एसोसिएटेड है, अब मुझे बताना कौन से टाइप के अंदर रखा जाता है, महायान या हिनयान, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग वहाँ से अगर हो तो आपको थोड़ा ये चीज़ें पता होना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ये। मिडेवल को अलग से मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अहोम डायनेस्टी क्या था, इसको अलग से देखने वाले हैं, बट आज क्या क्या चीज़ें देखना है उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। मणिपुर एंड त्रिपुरा किंगडम, ठीक है, ये भी इसमें आपको बुद्धिज़्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इसको अलग से, इसको भी रुक जाओ, वेट करो ना। सबसे जो जरूरी बात है, ठीक है, जो हम लोग आज का लेक्चर हम लोग देखने वाले, जिसमें हम लोग 3 डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि इवन ये भी बात करेंगे आपको कि जब हम लोग, एक तो हमने स्टोन एज वाला पार्ट देख लिया खासकर, बट अगर पूछा जाए माइथोलॉजिकली आपको एसोसिएशन था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, कहाँ से इसका रेफरेंस मिलता है, कहाँ से अगर देखा जाए हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए, कहाँ से जोड़ा जाए, तो कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसको देखने से पहले सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कहाँ से, किसके बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। सो ये सोर्सेज हमारे पास है जिसके बेसिस पे हम लोग पूरा इतिहास नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पढ़ा जाता है। आज भी अगर वहाँ पे कोई रिसर्च हो रहा है तो ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके कोई हिस्टोरियन कुछ भी लिख के आ जाएंगे, उनको एक एविडेंस देना पड़ता है। सो ये हमारे पास कुछ एविडेंस है जो कि अब ये इवन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन किसके टाइम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, बट आपको याद रखना एक जो छोटी सी बात, वो बात ये है कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री
अब इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, कहाँ से हो रही है इसकी शुरुआत, ठीक है। सो जनरली हमें दो जगह पे, दो एपिक है हमारा, बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत एंड रामायण, ठीक है। अब महाभारत एंड रामायण दोनों में आपको जो है वो यहाँ पे रेफरेंस हमें मिलता है कि इस टाइम पे भी सेटलमेंट हुआ करता था, आपको यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पे चर्चा किया गया। अब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों एपिक में, तो रामायण में बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, ठीक है, रामायण में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे दो नाम आपको जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में मिलता है। एक तो आपको याद रखना है कामरूपा, जिसको कामरूप बोलते हैं, एंड प्राग ज्योतिष, ठीक है, प्राग ज्योतिष जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि ये नाम से जाना जाता था हमारा नॉर्थ वाला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो अब इसमें देखा जाए, दोनों एपिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से एपिक में लिखा गया है, तो महाभारत में ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया किसके बारे में, नरक डायनेस्टी। अब इसको ही कहीं दानव डायनेस्टी बोल दिया गया है, इसको ही कहीं असुर बोला गया है, ठीक है, असुर, दानव, यही सब डायनेस्टी के नाम से आपको। तो इतना डिटेल में बस आप ये सोचो, सुनो कि ठीक है, कि आपको पूछा जाए दोनों एपिक में से ज़्यादा आपको किस में एक्सप्लेन करके बताया गया, तो महाभारत में बताया गया। एंड महाभारत में क्यों इनके बारे में रेफरेंस दिया गया, ऐसा बोला जाता है कि जो महाभारत में आपको कुरुक्षेत्र का जो वॉर होता है, आपको महाभारत जिस पूरे युद्ध लड़ा जाता है, वॉर जो होता है, इसमें आपको पता होगा दो ग्रुप्स होते हैं, पांडव एंड कौरव का ग्रुप होता है। तो कौरव को क्या करते हैं, सपोर्टर होते, कौन सपोर्टर होते हैं, जो आपको नरक डायनेस्टी वाले लोग थे। नरक डायनेस्टी वाले जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं, कौरव को सपोर्ट करते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि इनका सपोर्ट होता है, ये पांडव को सपोर्ट नहीं करें, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना, महाभारत में हमें रेफरेंस मिलता है। इसके अलावा जो अदर एंशिएंट जो आपको स्क्रिप्चर्स पूछा जाए और कहाँ कहाँ पे इनके बारे में मिलता है, तो कालिका पुराण, काली पुराण बोला जाए, काली पुराण, ठीक है। इसके अलावा योगिनी तंत्र, कालिका पुराण एंड योगिनी तंत्र। कालिका पुराण में अगेन जो है वो इसमें आपको कामरूपा, ठीक है, जो नरक डायनेस्टी, ये सब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलता है, इतिहास मिलता है, जिसमें बात किया जाता है किस तरह की आपको डायनेस्टी रही होंगी। बट जो योगिनी तंत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री ये ज्योग्राफी समझना है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बात किया, ऑल्दो ये अलग है कि ये तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 बाउंड्रीज के बारे में बात किया था कि 4 बाउंड्रीज, 4 जो है वो जो आपको पूरे तरीके से फैला हुआ था। लेकिन अगर आज के हिसाब से उस हम बाउंड्री को मैच करते हैं तो वो मैच नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया था बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। यहीं पे एक कॉन्ट्रोडक्शन आ जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बे ऑफ बंगाल भी इनका क्या रहा था, कामरूप जो जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोल रहे हैं, उनके जो राजा थे उनका फैलाव कहाँ तक था, बे ऑफ बंगाल तक था। तो बे ऑफ बंगाल तक था इसका मतलब बंगाल जो है वो इनके अधीन में होगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब बंगाल में कोई राजा नहीं रहे होंगे उस टाइम पे। लेकिन बंगाल का जब इतिहास पढ़ते तो बंगाल बताता कि उस टाइम पे बंगाल में कोई राजा रह रहे थे, ठीक है, और उनका वो उस पर क्या था, जो है वो उस चीज़ पे कंट्रोल कर रहे थे, बे ऑफ बंगाल को। तो अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोडक्शन है। बस आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि जोग्राफिकल एक्सटेंट पूछा जाए कि आपको भौगोलिक चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो योगिनी तंत्र है आपको, ठीक है। और आपको काली पुराण याद रखना है। इसके अलावा रामायण और महाभारत में ज़्यादा रेफरेंस है कंपैरिजन टू रामायण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है कि माइथोलॉजिकल चीज़ें, एपिक्स, ये भी सब सारी चीज़ें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे किसके बारे में मेंशन है। तो ये तो आपको माइथोलॉजिकल हो गया, स्टोन एज मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर, अगर देखा जाए कब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होने वाला आपको सबसे पहले आपको याद रखना कामरूप, जिसको कामरूप किंगडम बोला जाता है। सो कामरूप किंगडम वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल किंगडम्स ऑफ असम। सबसे प्रॉपर, जैसे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला डायनेस्टी अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हरियणका डायनेस्टी बोलते हैं। एक सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, हसीन मासुका करके, हरियणका, ठीक है। उसके बाद सी से याद करो, मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है, एक बार सर्च करके आना ट्रिक उसके बारे में, क्योंकि अभी ये वाला हिस्ट्री हमारा रह जाएगा। सो कामरूप में आपको देखा जाए तो अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट किंगडम माना जाता है। इनका टाइम पीरियड कब तक रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिबेट भी है कि कोई वहाँ पे 3rd लिख देता है, कोई 4th लिखता है, कोई 5th लिखता है। बट एज पर द एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि 4th से लेके 12th सेंचुरी आपको माना जाता है। एंड प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये पूरा 4 से लेके 12 सेंचुरी जो है, इसमें बीच में आपको बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इसमें आपको बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। एंड फाउंडिंग ज्योग्राफी, अब यहाँ पे कामरूप किंगडम करें, इसका ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो एज पर द ज्योग्राफी द कामरूप किंगडम्स कवर्ड द ब्रह्मपुत्र
वैली, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न असम एंड नेबरिंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बंगाल एंड भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे भूटान आ गया। तो एक टाइम पे भूटान भी क्या था आपको, उस टाइम पे तो ऐसा कोई बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट था नहीं ना कि पाकिस्तान है, चाइना है, चाइना ठीक अपने आप में अलग था, नेपाल भी मान लो, बट भूटान, म्यांमार तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना आपको ये नेबरिंग कंट्री भी इसी के तहत आता था। ठीक है, नाउ द नेम कामरूप इज एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस इंक्लूडिंग द लेजेंड्स ऑफ कामदेव द गॉड ऑफ लव। अब इनके नाम से बोला जाता है, इसका नाम रखा गया था। एंड जो मैंने अभी महाभारत वाला आपको बताया ना, वहाँ पे जो आपको कामाख्या देवी टेम्पल है उसके बारे में रेफरेंस भी आपको वहाँ से मिलता है। ठीक है, सो इट्स कैपिटल शिफ्टेड ओवर अ टाइम, जिसमें आपको प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है, जिसको मॉडर्न डे गुवाहाटी बोलते हैं, मॉडर्न डे आपको गुवाहाटी में इसको माना जाता है, तेजपुर एंड द लेटर हरिवेशपुरा, जिसको मॉडर्न नॉर्थ गुवाहाटी बोला जाता है। तो ये नाम है कुछ, आपको याद रखना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली पूछ दिया जाएगा ब्रैकेट में या फिर आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, गुवाहाटी हो सकता है ऑप्शन में, फिर आपको या फिर अरुणाचल से कोई डिस्ट्रिक्ट को डाल दिया जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं जाना आपको। तो इसको दो नाम से जाना जाता है, कामरूप एंड प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है, ज्योतिषपुर इसको बोला जाता है कि ईस्टर्न साइड का, पूर्वी क्षेत्र का जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर माना जाता था। ठीक है, नव जो डायनेस्टी है, 1 by 1 डायनेस्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए, यही क्रोनोलॉजी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आपको हिस्ट्री मार्क द मेजर डायनेस्टी, जिसमें आपको पहला डायनेस्टी याद रखना है। अब बहुत सारे इसमें बीच में आपको नरक डायनेस्टी, ये असुर डायनेस्टी, ये सब आपको नहीं जाना है। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो हमारा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखने वाले, और यहीं से सवाल आपको आते हैं। सो पहला आपको याद रखना वर्मन डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड कब तक रहता है, 350 से लेकर 650 के आसपास इनका टाइम पीरियड रहता है। अब इसके फाउंडर के बारे में, इनके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है, तो किंगडम को फाउंड किसने किया था, पुष्य वर्मन ने किया था। ठीक है, पुष्य वर्मन इसके संस्थापक थे, इसको उन्होंने फाउंड किया था। एंड इस जो रीच इट्स पीक अंडर द भास्कर वर्मन 7th सेंचुरी में। तो इसमें बहुत सारे राजा आपको जुड़े हुए हैं, इवन जो है बहुत सारे 13th नंबर के आपको माने जाते, कौन, भास्कर वर्मन। तो 13th नंबर के राजा थे, तो इससे पहले आप मान सकते हो बहुत सारे राजा रहे होंगे, तो सबका नाम तो आप याद नहीं रखोगे, इसमें आपको बस पॉपुलर जो है इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो याद रखना है। तो पहला किंगडम अगर पूछा जाए, ठीक है, सो आपको याद रखना है कामरूप किंगडम में वर्मन डायनेस्टी। नो इनका टाइम पीरियड मैंने बता दिया 350 से लेकर 600 तक है। ठीक, 650 तक है। अब इसको, अब जब भी रीजनल हिस्ट्री पढ़ते हो ना आप, तो उसको इंटरलिंक किया करो नेशनल हिस्ट्री से। अब इस टाइम पे आपको, इस समय काल में आपको कौन रहे होंगे, ठीक है, 350 में आपको कौन रहे होंगे। तो इस टाइम पे आपको हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था, या 350 की बात की हमने, तो यहाँ पे गुप्ता भी थे, गुप्ता से लेके आपको मान लो हर्षवर्धन तक की बात की जा रही है। सो गुप्ता से लेके आपको, गुप्ता टू हर्षवर्धन, ठीक है, सो गुप्ता से लेके हर्षवर्धन टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है। सो गुप्ता समय काल में अगर इसकी स्थापना की जा रही है, तो ये कंटेम्प्रेरी गुप्ता के भी हो जाएंगे और हर्षवर्धन के भी होंगे। ठीक है, तो हमें जनरली आपको फाउंडर अगर पुष्यवर्मन के बारे में पूछा जाए, तो याद रखना इनके बारे में रेफरेंस हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चलता है। एंड आपको याद रखना है कि इसमें, और इसके अलावा बिहार में भी आपको इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि इंटरलिंक करता है असम का हिस्ट्री को। ठीक है, सो बर्मन के बारे में देखते हैं, जिसमें आपको हमें कौन से भास्कर बर्मन के बारे में ज्यादा पढ़ना है, इनसे ज्यादा सवाल आपको आते हैं। इनका टाइम पीरियड 7th सेंचुरी था। हु अलाइड विद द हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज एंड पार्टिसिपेटेड इन द कन्नौज असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज असेंबली में पूछा जाएगा किनको किन, एक तो याद रखना आपको कन्नौज असेंबली करवाया किसने था, हर्षवर्धन ने करवाया था। एंड ये सारी चीजें जो कहानी हमें पता चलती है ना, ये कहाँ से पता चल रही है, कुछ इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये जो बताई जा रही है आपको चीजें, वो ऐसे नहीं कि मतलब घटना ऐसे घटित हो गई और हम ऐसे बात करें, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जिसमें आपको उमचल रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्क्रिप्शन ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो ये पुष्यवर्मन, जो कि आपको फाउंडर है किसके, वर्मन डायनेस्टी के, 4th सेंचुरी में था आपको। अब इसमें लिखा गया सिग्निफिकेंस क्या, आपको उमचल जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपको अर्लीस्ट एपिग्राफी माना जाता है, जिसमें आपको कामरूप और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। तो इट मीन्स कि हो सकता है कि आपको लैंग्वेज के बारे में पूछ दिया जाए, आपने ठीक है ये इंस्क्रिप्शन याद कर लोगे, बट आपको लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज वो उन्होंने संस्कृत में लिखवाया, इट मीन्स कि वहाँ पे पॉपुलेशन संस्कृत समझती होगी, तभी वो संस्कृत के बारे में लिखवा रहे हैं, और राजा जो है वो संस्कृत को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पे दे रहे होंगे। फिर इसके अलावा आपको बरगंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, ये भी पुष्यवर्मन, जो कि आपको वर्मन डायनेस्टी ढूंढते हैं, बनाते हैं, 4th सेंचुरी में ये भी है। ठीक है, इसमें मेंशन किया इन्होंने टेरिटरी एक्सटेंडिंग अप टू द लोहित्य ब्रह्मपुत्र। तो ये इसमें इस जो आपको बरगंगा रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसमें वर्मन जो आपको डायनेस्टी है
उनका फैलाव कहाँ तक है, ठीक है। हमें जनरली लग रहा हो कि असम तक है, तो नहीं, ये लोहित्य आपको ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैले हुए हैं, अपना विस्तार इन्होंने जो है वो कर रखा है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, निदानपुर, ठीक है, निदानपुर कॉपर प्लेट, ये भास्कर वर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। इसमें आपको डिटेल्स मिलते हैं किस चीज के, लैंड ग्रांट्स के, एंड मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये 7वीं सेंचुरी का। और निदानपुर आपको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सो निदानपुर इंस्क्रिप्शन में हो सकता है कि आपको या कॉपर प्लेट में पूछा जाए कि ये किसने लिखवाया था, तो भास्कर वर्मन ने लिखवाया था। क्या क्या चीजें हैं, अब 7वीं सेंचुरी का समय काल है, ठीक है। नेशनल हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि इस टाइम पे आपको फ्यूडलिज्म का ग्रोथ, ऑलरेडी गुप्ता का जब डिक्लाइन होता है, लेटर गुप्ता होता है, तब आपको फ्यूडलिज्म तो आ चुका है, जिसको सामंतवाद हिंदी में बोलते हैं। एंड सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के आने के साथ साथ आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि यहाँ पे प्रॉपर सेंट्रलाइज आपको कहीं पे रूलर्स नहीं है, जितने रीजनल रूलर्स है वो अपने आप में क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनका पावर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये मेंशन हमें कहाँ पे मिलता है, फ्यूडलिज्म के बारे में बात करें ना, लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करें, किस तरह से लैंड ग्रांट दिए जाते थे, किसको दिए जाते थे, ये हमें निदानपुर कॉपर प्लेट में मिलते हैं। एंड फिर आपका आता है दूबी कॉपर प्लेट, ये भी भास्कर वर्मन से जुड़ा हुआ है आपका। एंड इसमें आपको रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड डोनेशन एंड प्रोवाइड्स अ जेन्युलॉजी ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन। तो जो हम वर्मन डायनेस्टी बात करें ना, इनका जीनियोलॉजी अगर देखना है तो आपको दूबी कॉपर प्लेट से मिल सकता है। इसमें आपको पूरे क्रमबद्ध जो है राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, और यहीं पे शायद आपको इनके बारे में ये भी लिखा कि 13th नंबर के आपको जो राजा होते हैं कौन, भास्कर वर्मन। ना यहाँ पे एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे निदानपुर कॉपर प्लेट है, इसमें किस तरह के कॉपर प्लेट दिख रहा होगा आपको, और इसमें क्या क्या चीज़ें उसको हम लोग आराम से बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, भास्कर वर्मन से जुड़ा हुआ है, और इनका आपको नाम इसलिए बार बार बता रही हूँ मैं, क्योंकि आप ये नाम मिस नहीं कर सकते। जब आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें लंबे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। तो आज जो है हम लोग एक मूवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ये मूवी है हमारा, मूवी का नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। सो हर्षवर्धन पे ये मूवी बनी हुई है। तो अब क्योंकि मूवी इनके ऊपर है तो ये आपको मेन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। मेन कैरेक्टर आपके हर्षवर्धन, ठीक है। नाउ सपोर्टिंग एक्टर कौन है, सपोर्टिंग एक्टर में आपको भास्कर वर्मन जो कि असम से है, ये असम से है। और एक दो जो आपको लीड रोल में देख लो तो गृह वर्मन, ये आपको असम से नहीं है, आपको कन्नौज से, ठीक है। और यहीं पे आपको एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है राज्यश्री, ठीक है। अब सबसे जरूरी, मूवी इनकम्प्लीट हो जाएगा, विलन के विलन, ठीक है। सो हमारे विलन कौन है, गौड़ा के राजा शशांक, गौड़ा अर्थात बंगाल। सो ये कुछ कैरेक्टर हैं और ये हमारे रूलर्स हैं। अब जो मूवी स्टार्ट होती है, अब जब भी मूवी स्टार्ट होती है तो एक ना एक आपका क्या होता है, कुछ लड़ाई का विषय वस्तु होता है जिसके लिए लड़ाई होती है, ठीक है। सो कन्नौज है आपका लड़ाई का विषय वस्तु। आज भी लड़ाई यूक्रेन रसिया के बीच में देख लो, इजराइल के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में लैंड के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है। कौन कितना लैंड ग्रैब करेगा, कितना बॉर्डर जो है एक्सपेंड करेगा, उनका हो जाएगा। तो कन्नौज आपका लड़ाई का विषय था। अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो आपको हर्षवर्धन है, ठीक है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, हरियाणा में, एच से हरियाणा, एच से हर्षवर्धन। इनका कैपिटल उस टाइम पे स्थानेश्वर या थानेश्वर याद रखना, जो कि हरियाणा में थे। यहाँ पे एकदम खुशीपूर्वक ये रह रहे थे। इनका डायनेस्टी जो था, इसका नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। और जो आपको कन्नौज में थे, कन्नौज में आपको मखौरी डायनेस्टी था, मखौरी। अब मखौरी के जो राजा थे उनका नाम था गृहवर्मन, ठीक है जी, मैंने लिख दिया गृहवर्मन। इनकी शादी होती है से राज्यश्री, ठीक है। और राज्यश्री जो है वो कौन है, सिस्टर है किनकी, हर्षवर्धन की, ठीक है। तो यहाँ पे शादी हो गया, एकदम खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है। बट कन्नौज अपने आप में बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन है, ठीक है। ये आपको ट्रेड रूट माना जाता है। अगर मान लो उस टाइम पे सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा, सो इवन सिल्क रूट का जो रास्ता था वो कन्नौज को होते हुए जाता था, ठीक है। अगर सेंट्रल इंडिया जाना, आपको बंगाल से कुछ भी सामान भिजवाना है, इवन अगर साउथ से कुछ भी, दक्षिण भारत से कोई सामान आ रहा है तो कन्नौज को पास करते हुए जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक तो रिच है,
रिवर है यहाँ पे, तो फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। दूसरा आपको ट्रेड रूट है, तो यहाँ पे आपको कस्टम टैक्स वगैरह तो मिलता ही होगा, मिलता, ठीक है। सो काफ़ी प्रॉस्पेरस माना जाता था। तो इस चीज़ को, इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए सबके बीच में, इवन आपको ट्रिपाटाइट स्ट्रगल होगा बाद में जाके, त्रिपक्षीय युद्ध होगा राष्ट्रकूटास, पालाज और तिहारा के बीच में, लेकिन उससे पहले पहले लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मखौरी के राजा होते हैं, अब इनकी शादी करवा दी गई है, पुष्यभूति की प्रिंसेस होती है जिनका नाम होता है राजश्री। तो सब कुछ सही सही अब तक चल रहा है। हर्षवर्धन अपने घर में सबसे छोटे हैं, लाडले हैं, ठीक है। अब इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिता की मृत्यु होने के बाद, हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु होने के बाद क्या होती है आपको, कि राज्य को कौन संभालेगा। तो इनके जो बड़े भाई होते हैं राज्यवर्धन, उनको राज्य संभालने का जो है वो अवसर दिया जाता है। बट राज्यवर्धन को क्या क्या किया जाता है कि उनकी हत्या करवा दी जाती है। और वो हत्या कौन करता है, ऑफकोर्स ये जो आपको विलन है जिनका नाम होता है गौड़ा, गौड़ा इनका जगह का नाम है जो कि बंगाल में, और शशांक इनका नाम होता है। शशांक हत्या करवाते किसके, राज्यवर्धन की। अब राज्यवर्धन की अगर हत्या हो गई तो ऑटोमेटिक बात है कि राज्य कौन संभालेगा, हर्षवर्धन संभालेंगे, ठीक है। सो अब पूरे पीछे में, और हत्या करवाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो शशांक है वो कन्नौज को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। एंड इवन राजश्री को भी क्या करवा लेते हैं, अबडक्ट करवा लेते हैं, किडनैप करवा लेते हैं। एंड गृहवर्धन की भी बोली जाती है कि हत्या करवा देते हैं। तो इतना बड़ा जो आपको क्राइसिस आएगा तो कोई भाई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, ठीक है। सो दिस चैलेंज, ये चैलेंज जो है वो पूरी हिस्ट्री को आपको बदलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हर्षवर्धन जो है अपने लिए अलायंस ढूंढेंगे, क्योंकि उस टाइम पे राजा जो लड़ते थे अकेले भी लड़ते थे, बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को भी एनालाइज करते थे कि उन सेम प्रॉब्लम से और कौन ग्रसित है, सेम प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है भास्कर वर्मन, जो कि आपको मैंने बताया असम कामरूप में राजा होते हैं, इसलिए मैंने बोला इंटरलिंक करके चलना है हमें। सो भास्कर वर्मन कहाँ पे आ रहा है आपको, असम में है, ठीक है। अब इनका और हर्षवर्धन का एकदम कॉमन प्रॉब्लम होगा। कॉमन प्रॉब्लम कैसे होगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि जो गौड़ा के राजा हैं शशांक, उन्होंने जो आपको कौन है, भास्कर वर्मन है, और इनके जो एल्डर ब्रदर होते हैं, दोनों को इनके जब पिता की मतलब मृत्यु हो जाती है उसके बाद दोनों भाई को क्या करवा लेते हैं, किडनैप करवा लेते हैं, और बहुत लंबे समय तक ये जेल में रखते हैं उनको, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल में। जब इनको रिलीज किया जाता है तो उसके बाद जो इनके बड़े भाई हैं उनको क्या किया जाता है, राजगद्दी दी जाती है, बट वो बहुत यंग एज में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर राज्य को कौन संभालता है, भास्कर वर्मन संभालते हैं, ठीक है। सो भास्कर वर्मन ऑलरेडी शशांक को जान रहे हैं, और इवन ऐसा बोला जाता है कि वो उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने उसमें जो है वो कैदी बना के रखा हुआ था। तो उनके अंदर भी वही सारी प्रॉब्लम्स थे जो कि हर्षवर्धन फेस कर रहे थे। सो इसीलिए अलायंस जो वो दिखाया जाता है किसके बीच में, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के बीच में, ठीक है। और दोनों मिलके आपको क्या करते हैं, शशांक की हत्या करते हैं, एंड जो आपका पूरा कन्नौज है उसको फ्री करवाते हैं। सो याद रखना आपको, इससे आपको इंटरलिंक करके चलना है कि भास्कर वर्मन और जो है आपका हर्षवर्धन दोनों साथ में आते हैं। एंड ये सारी चीज़ें, इस चीज़ के बारे में जो साथ में लड़ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें अकाउंट है, ये कहाँ से हमें मिलती है, ठीक है। सो इनके टाइम पे एक ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था ज़ुआनज़ैंग, ठीक है। ज़ुआनज़ैंग थे, ठीक है। या फिर पूछा जाए आपको इत्सिंग, ये दोनों को याद रखना, नाम याद रखना। इनके अकाउंट के थ्रू हमें सारी चीज़ें पता चलती है कि ऐसा कुछ हुआ था। इनका अकाउंट जब वो पूछ दिया जाता है, ये आपको याद रखना, सीयू की आपको याद रखना है, अब ये नाम याद रखना, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट से हमें सारी चीज़ें पता चलती है इनके बारे में। तो ये वर्मन डायनेस्टी में आपको भास्कर वर्मन के बारे में जनरली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको आता है मलच्छ डायनेस्टी बोला जाता है, ये आपको 650 से लेकर 900 CE तक इनका टाइम पीरियड रहता है। एंड ये वर्मन जो आपको डायनेस्टी जिनका डिक्लाइन होता है, उसके बाद मलच्छ आपको डायनेस्टी आता है, जिसको आपको साल स्तंभ भी बोला जाता है। मलच्छ जो है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्वेडर, ठीक है। संस्कृत वर्ड से लिया गया। इनको जो इसके जो फाउंडर होते हैं वो आपको स्तंभ होते हैं, टू ओवर द दे कंटिन्यू टू एक्सपेंड इन द किंगडम्स इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इनके द्वारा जो है वो फैलाव किया जाता है। तो बस आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे इनके बारे में क्या क्या चीज़ें दिया है। तो इनका फाउंडर पूछा जाता है आपको मलच्छ डायनेस्टी का, तो इसका नाम, किंग का नाम याद रखना आपको, ठीक है। ये स्टैब्लिश करते हैं मलच्छ डायनेस्टी 650 में। नोटेबल्स रूलर, इसमें आपको कौन कौन सा, अगर मान लो कि ऑप्शन में आ जाए कौन कौन से रूलर्स होते हैं, तो ये स्तंभबद्ध है, ठीक है। इसके बाद अलावा इनको हर्षवर्मन है, फिर जैन वर्मन है, बल वर्मन है, और त्याग सिंह है, ठीक है। त्याग सिन्ह, ये नाम याद रखना। लास्ट रूलर अगर पूछा जाए, लास्ट रूलर पूछा जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर आपको पूछा जाता है, जो त्याग सेन, ठीक है। अब ये चाइल्डलेस होते हैं, इनके बच्चे नहीं होते, इसीलिए आप देखोगे पाल डायनेस्टी के बाद इनके जो मिनिस्टर होते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ से फिर दूसरा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। तो पहला डायनेस्टी आपको याद रखना है
वर्मन डायनेस्टी, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलेंगे। फिर इसके अलावा 650 में आपको कौन आ रहा है, मलिच डायनेस्टी आ रहा है, और मलिच डायनेस्टी के फाउंडर पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, तो लैंग्वेज इनके टाइम पे भी आपको कौन सा लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, संस्कृत को प्रमोट किया जाता है। एंड इसके अलावा आपको अर्ली असमीज जो है वो विकसित होना शुरू हो चुका है। नाउ कल्चर, इन्होंने हिंदुज्म को पैट्रोनाइज किया था, एंड वैदिक रिचुअल्स एंड लर्निंग को इन्होंने प्रमोट किया था। फिर लेगेसी इनका क्या था, लेट द फाउंडेशन फॉर लेटर कामरूप डायनेस्टी बाद में जो कामरूप डायनेस्टी बनेंगे उसको भी बनाने में मदद करते हैं। मलिच डायनेस्टी एंडेड अराउंड द 900 CE when the पालाज ऑफ बंगाल इन्वेडेड द कामरूप। जो बंगाल के पालाज होते हैं जब इन्वेड करते हैं तो फिर ये मलिच डायनेस्टी क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। कैपिटल प्राग्ञ ज्योतिषपुर याद रखना आपको, हिंदुज्म से रिलेटेड है एंड ऑलरेडी, ठीक है। सो इवन एक बार वर्मन डायनेस्टी में भी बता देती हूँ थोड़ा सा चीज़ें। भास्कर वर्मन ऑलरेडी मैंने बता दिया, डायनेस्टी आपको पता है। मॉडर्न रिलीजन इनके टाइम पे, हाँ, भास्कर जो आपको भास्कर वर्मन है या वर्मन डायनेस्टी पूछा जाए, इस टाइम पे कौन कौन सा रिलीजन था आपको, शैविज्म और जैनिज्म था। निदानपुर ऑलरेडी मैंने बताया था, संस्कृत लैंग्वेज इनके टाइम पे भी प्रमोट किया गया था। ना इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगा वो आएगा आपका पाला, ठीक है। अब वो पाला से कंफ्यूज मत होना, आपका एक पाला जो गोपाला फाउंड करते हैं, ठीक है, और वो बिहार में आपका होता है जहाँ पे धर्मपाल देवपाल एसोसिएटेड होते हैं। ये पाला डायनेस्टी आपको एस्टेब्लिश बाय द ब्रह्मपाला, ठीक है। तो गोपाला से याद मत रखना, गोपाला आपको नेशनल वाला याद रखना है, नेशनल हिस्ट्री में। ब्रह्मपाला याद रखना आपको, जो बंगाल असम साइड में जो आपको फाउंड कर रहे हैं वो कौन होते हैं, आपको ब्रह्मपाल होते हैं। पालास फेस द रिपीटेड इन्वेजन फ्रॉम द बंगाल एंड तिब्बत बट मेंटेन कंट्रोल ओवर करमपुरा, ठीक है, कामपुरा, कब तक, 12th सेंचुरी तक। एंड जयपाला वाज द लास्ट नोन किंग बिफोर द राइज ऑफ रीजनल पावर। सो जयपाला का नाम याद रखना एंड ब्रह्मपाला का, ये दो नाम याद रखना आपको। पाला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हो। यहाँ पे आपको याद रखना ब्रह्मपाल, ये धर्मपाल आपको गोपाला वाला डायनेस्टी जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पे होते, ठीक। रूलर्स इंपॉर्टेंट जैसे कि यहाँ पे धर्मपाल है, रत्नपाल है एंड ब्रह्मपाल, ये फाउंड करते हैं आपको असम वाले में, ठीक है। कल्चरल अचीवमेंट क्या क्या रहते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब जो बुद्धिज्म आपको एक्सपेंड करेगा, जो कि आपको पहले देखा जाए तो ईस्ट जो आपको बिहार में था, यूपी में था, वो बहुत ज़्यादा आपको अगर पैट्रोनाइज किया जाता है ना, इन्हीं के टाइम पे किया जाता है, और ये आपको आगे जाके विकसित हो जाएगा, फैलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इनके टाइम पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए जाते हैं। एंड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, याद रखना आपको। अगर आपको पता है तो गुप्ताज के टाइम पे तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, बट उनको वापस रिनोवेट जो है वो पाला डायनेस्टी नेशनल लेवल वाला बता रही हूँ। एंड इवन जो ये पाला डायनेस्टी जो ब्रह्मपाल है आपको, वो आपको असम में भी एजुकेशन वाले चीज़ों पर काम करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इनके किन के साथ रहता है, तो चंद्रपाल डायनेस्टी के साथ, चोला एम्पायर के साथ, एंड जो कन्या भोज किंगडम है, ठीक है। डिक्लाइन जो होता है वो इन्वेजन की वजह से होता है, कंटिन्यूसली जो है अटैक कहाँ से हो रहा है, तिब्बत से भी अटैक हो रहा है। एंड रीजनल पावर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया फ्यूडलिज्म जो है उसका ग्रोथ हो चुका है, एंड फ्यूडलिज्म का ग्रोथ अगर हो रहा है, सामंतवाद का ग्रोथ हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है आपको सेंट्रल पावर के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती कि सेंटर में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर रहे, वो चाहती कि छोटे छोटे राज्य अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए। तो रीजनल पावर का भी राइज आपका होना शुरू हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, गवर्नेंस कैसा रहा था आपको, कामरूप फॉलो द मोनार्कियल रूल, राजाओं का ही रूल रहा था वहाँ पे, विद अ सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू लोकल चिफ्टम, जिसको भूयाज बोला जाता था। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर एंशिएंट वाले में आपको भूयाज पूछा जा सकता है कि ये क्या थे। तो ये लोकल चिफ्टम, जैसे आपने विजयनगर में पढ़ा था नायक सिस्टम था, ठीक है। इवन जब आप लोग मध्यकालीन भारत पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें आप देखते हो कि मनसबदारी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जागीरदारी, ये सब सिस्टम जो पढ़ते हो तो वर्ड से एसोसिएट होके पढ़ना पड़ता है वहाँ पे कौन सी चीज़ें। तो भूयाज अगर पूछा जाए आपको तो लोकल चिफ्टम है। रिलीजन कौन कौन सा था, हिंदुज्म, पर्टिकुलरली शैविज्म एंड शक्तिज्म। तो इसीलिए कामाख्या टेम्पल का रेफरेंस मिलता है, शक्तिज्म और शैविज्म आपको याद रखना। और इवन वैष्णविज्म भी एक टाइम पे जाके फैलेगा। बुद्धिज्म भी है यहाँ पे ऑल्सो प्रैक्टिस। लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। एंड इंस्क्रिप्शन जैसे कि बरगांव इंस्क्रिप्शन है और तेजपुर का कॉपर प्लेट है, यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से लैंग्वेज में लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए। मिलिट्री, ठीक है। सो किंगडम्स मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टू डिफेंड अगेंस्ट द इनकर्जन फ्रॉम द बंगाल। सो इनके पास मिलिट्री अच्छी थी। और इवन अगर आप देखोगे जो हम लोग अहोम डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में देखा जाए, सो उनकी मिलिट्री हमेशा से, आज भी देखा जाए ना, तो मिलिट्री उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम, कोलोनियल टाइप पे भी काफ़ी ब्रिटिशर्स को चैलेंज मिलता है वहाँ से, और वो
उसको अगर देखा जाए तो लास्ट टिल एंड तक उसको पूरे तरीके से कंट्रोल उस एरिया को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो कामरूप स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो इनका ज्योग्राफी है वो हमेशा इनको सपोर्ट करता था, और प्लस इनका मिलिट्री था। भास्कर वर्मन अलायंस विद द हर्षवर्धन स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल टाइज विद द नॉर्दर्न इंडिया। सो नॉर्दर्न इंडिया में भी इनका टाइज या फिर देखा जाए रिलेशन काफी अच्छा था, क्योंकि फ्रेंडली अलायंस बन गया था किनके बीच में, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के बीच में। लेकिन डिक्लाइन होगा, हर राज्य का डिक्लाइन होता है, ठीक है, पतन होता है। तो इनका भी 12th सेंचुरी में क्या हो जाता है, डिक्लाइन होता है कामरूप किंगडम का, वीकेंड विद ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल इन्वेजन। अब डिक्लाइन जब भी होता है ना, वो एक कारण तो होता नहीं, ठीक है, एक रीजन तो होता नहीं। इंटरनली तो आपको रीजनल स्टेट ग्रो कर ही रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा फ्यूडलिज्म चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा है, टैक्स क्राइसिस चल रहा है, कोई कर देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ट्राइबल चिफडम्स आपको ग्रो हो चुके हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ना रहूं। एक्सटर्नल चैलेंज भी उसके साथ साथ चल रहे। एक्सटर्नल चैलेंज में जैसे कि आपको इन्वेजन बहुत सारा हो रहा है, तिब्बत से इन्वेजन हो रहा है, ठीक है, अदर जो आपको इन्वेजन हो रहा है, चाहे आपको 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड देख रहे हो, मुगल्स तो नहीं आया, कौन आया, दिल्ली सल्तनत आ चुके हैं, तो उनका भी अटैक चलेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको चलता है, एंड इट्स टेरिटरी वेयर्स इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड लीडिंग टू द राइज ऑफ रीजनल। तो छोटे छोटे किंगडम्स का ग्रो हो जाता है, जिसमें आपको वन ऑफ द नाम आपको याद रखना अहोम किंगडम का, जिसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कामरूप का लेगेसी क्या क्या था। सो किंगडम लेड द फाउंडेशन ऑफ असमीज कल्चर इंक्लूडिंग लैंग्वेज, रिलीजन एंड गवर्नेंस। तो ये अपने एकदम यूनिक लैंग्वेज के लिए, रिलीजन के लिए, गवर्नेंस के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। अब लैंग्वेज वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। विद इन असम अगर चले जाओगे तो डिफरेंट लैंग्वेज है, विद इन अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे तो वहाँ पे भी सारे ट्राइब्स जो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अलग अलग उनका बोलने का तरीका होता है, कल्चर बहुत अलग होता है, यूनिक कल्चर होता है, गवर्नेंस भी उनका अलग अलग होता है, ठीक है। सो इस चीज के लिए जाना जाता है। द टेम्पल्स लाइक द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी एंड रिफ्लेक्ट द कल्चरल लेगेसी। कामाख्या टेम्पल ऑलरेडी मैंने बताया, रेफरेंस महाभारत में भी दिया गया था। कामरूपा ऑफन कंसिडर्ड द मॉडर्न असम। तो आज मॉडर्न असम के बारे में अगर आपको देखना है तो हिस्ट्री को कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। सो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि हमने इनिशियली देखा, स्टोन एज से लेके कैसे आपका वर्मन डायनेस्टी था, नेक्स्ट उसके बाद आपका मलिच्छ था, एंड मलिच्छ के बाद आपका पाला डायनेस्टी था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है आपके लिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कामरूप किंगडम जो है आपका फ्लोरिश कब होता है, कौन से टाइम पीरियड में होता है। तो ये 4th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में होता है, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्मन डायनेस्टी इन कामरूप। वर्मन डायनेस्टी का जो फाउंडर कामरूप में कौन होते हैं, तो इनके फाउंडर कौन होते हैं, पुष्यवर्मन, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे रूलर्स होते हैं, जिसमें से पुष्यवर्मन फाउंडर है, बट अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट जिनका बहुत बड़ा जो है रोल है वो भास्कर वर्मन है, जो कि आपको हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विच रूलर ऑफ कामरूप वाज अ कंटेम्प्रेरी एंड एलाई ऑफ हर्षवर्धन। तो ये भास्कर वर्मन होंगे, ठीक है। और इनके टाइम पे आपको ज़ुआंगज़ैंग, इत्सिंग वगैरह आ रहे हैं, जो कि इनके अकाउंट से हमें पता चलता है कि देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआंगज़ैंग विजिटेड द कामरूप ड्यूरिंग द हुज रेन। किनके समय काल में आ रहे हैं, तो ये भास्कर वर्मन के टाइम पे आ रहे हैं। एंड ये याद रखना आपको, जो ज़ुआंगज़ैंग आते हैं तो अदर जैसे कि नेशनल जो आपको नॉर्दर्न इंडिया में कौन होते राजा, हर्षवर्धन होते हैं, साउदर्न में कौन होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरी सब सारी चीजें इंटरलिंक हैं, ठीक है। आपको याद रखना चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय होते हैं, एंड नाउ पल्लवाज में कौन है राजा वो बताना आप। द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कामरूप वाज ओरिजिनली नोन एज, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन सी। वर्मन डायनेस्टी के बाद जो है वो कामरूप में कौन सा डायनेस्टी आता है, तो वर्मन डायनेस्टी के बाद आपको मलिच्छ डायनेस्टी, ठीक है, और मलिच्छ डायनेस्टी के बाद आपको कौन आता है, पाला डायनेस्टी। ना अहोम मैंने बताया नहीं है, तो क्वेश्चन इसको मैं जब बताऊंगी तब बताऊंगी आप लोगों को आंसर। विच रिलीजन इज प्रोमिनेंट इन कामरूप। तो कौन सा रिलीजन था आपको हिंदुइज्म में, खासकर शैविज्म एंड शक्तिज्म, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपको कामाख्या टेम्पल के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस टेम्पल एसोसिएटेड विद द लेगेसी ऑफ कामरूप। तो कौन सा फेमस टेम्पल आपका, कामाख्या टेम्पल, शक्तिपीठ माना जाता है, ठीक है, कहाँ पे है, असम में। तो ये क्वेश्चन था, जिसमें से क्वेश्चन मैंने मिस किया, वो क्वेश्चन आपको जनरली जो मैंने नहीं पढ़ा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्लस आपका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करने की जरूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।